हेलो एवरीवन। सो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक डेट इज कॉलम्स एंड स्टड्स। ठीक है, ओके। सो आपका कॉलम्स एंड स्टड्स दोनों में जो डिफरेंस है ना, बहुत बेसिक का डिफरेंस रहता है। आपने कॉलम्स एंड बीम्स तो सुना ही है, ठीक है। कॉलम एंड बीम दोनों बहुत बार सुना होगा। अब ये स्ट्रट क्या होता है तो इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसका थ्योरेटिकल पार्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा एक लाइन में इसका डिफरेंशिएशन देख लेंगे। स्ट्रट और टाई, हम स्ट्रट, आपने स्ट्रट भी सुना होगा, टाई भी सुना होगा, ये नहीं हो सकता नहीं भी सुने होंगे। अगर आप स्टील पढ़ चुके होंगे तो थोड़ा सा क्लियर होगा। स्टील हो गया या आपका स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गया या स्टील हो गया। स्ट्रक्चर एनालिसिस में आप ट्रसेस पढ़ेंगे, उससे थोड़ा रिलेट कर सकते हैं। स्टील में तो आप स्ट्रट एंड टाई पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। सो इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, हम बेसिक डेफिनेशन देख लेंगे। कॉलम ये क्या होता है? ये आपका वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर इन अ बिल्डिंग। जो बिल्डिंग में वर्टिकल मेंबर रहता है, वर्टिकल मेंबर कौन सा? जो कंप्रेसिव मेंबर रहता है, ठीक है। टेंसाइल मेंबर नहीं रहेगा, ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कॉलम में आपका जरूरी नहीं वर्टिकल हो या ना हो, लेकिन कंप्रेशन होना इंपॉर्टेंट है। तो आपका स्टड्स क्या होगा? स्टड भी कंप्रेशन मेंबर है, लेकिन आपका ये रूफ ट्रसेस में है। रूफ ट्रसेस, तो ट्रसेस हम डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में, और रूफ आपका पढ़ेंगे स्टील में, ठीक है। सो ऑल्दो स्टील में हम स्टड क्या होता है, टाई क्या होता है, ये भी देखेंगे। थोड़ा सा मैंने इसको आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में भी, इसको हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल की शुरुआत में भी डिस्कस किया था। अगर आपको याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, अगर भूल भी जाओगे तो कोई ऐसा बड़ा दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का कोई अलग मेथड नहीं है, एक ही मेथड से दोनों सॉल्व हो जाएंगे, ओके। सो मेनली हम कॉलम से फोकस करेंगे। कॉलम कंप्रेशन मेंबर है, स्टड भी कंप्रेशन मेंबर है, तो कंप्रेशन मेंबर ये ध्यान रखना, ओके। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलम, कॉलम को कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं? दो तरीके, एक तो शॉर्ट कॉलम और आपका लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग को हम स्लेंडर ही बोलेंगे। जो शॉर्ट कॉलम है ना, वो आपका ड्यू टू क्रशिंग के कारण फेल होता है। जो फेलियर है ना, ये आपका क्रशिंग के कारण होता है। फेल सडनली बाय क्रशिंग। अभी कितना लोड लगाएंगे क्रश हो जाएगा, तो उसको कैसे निकालेंगे? ये होता है सिग्मा इंटू ए, वेयर सिग्मा इज द एलॉयबल स्ट्रेस। कोई भी मेंबर है, कोई भी शॉर्ट कॉलम है, तो वो कितना स्ट्रेस एलॉय कर सकता है, उससे ज़्यादा उस पर स्ट्रेस डालेंगे तो फेल हो जाएगा। तो जो भी मैक्सिमम नंबर है, जो भी मैक्सिमम स्ट्रेस वैल्यू है, स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया कर देंगे तो आपको पीसी मिल जाएगा। डेट इज आपका क्रशिंग लोड, क्रशिंग लोड या आपका अल्टीमेट लोड, ठीक है। अब जितना क्रशिंग लोड है, जरूरी तो नहीं है उतना ही हम लोड लगाएंगे, हम कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलेंगे ना, तो सेफ लोड कितना हो जाएगा? ये आपका पीसी बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये आपका शॉर्ट कॉलम का था। अब आपका लॉन्ग कॉलम या सिलेंडर कॉलम, तो ये आपका ड्यू टू बकलिंग के कारण फेल होता है, ड्यू टू बकलिंग। अब आपके तीन कंडीशन है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल और आपका अनस्टेबल। स्टेबल कब रहेगा? जब आपका लोड जो अप्लाई कर रहे हैं वो आपका पीसी से कम रहेगा तो आपका स्टेबल रहेगा। दोनों इक्वल हो गए तो आपके न्यूट्रल हो गए, और पी ग्रेटर देन पीसी हो जाएगा तो ये आपका अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है, ओके। पी ग्रेटर देन क्रशिंग लोड हो जाएगा तो अनस्टेबल, लेस देन क्रशिंग लोड तो आपका स्टेबल कंडीशन, इक्वल टू हो जाएगा तो आपका न्यूट्रल कंडीशन होगा, ठीक है, ओके। अब इसमें है नेक्स्ट आपका यूलर थ्योरी। यूलर थ्योरी किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर अ लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम किसके कारण फेल होता है? ये आपका बकलिंग के कारण फेल होता है, ये ध्यान रखना, ड्यू टू बकलिंग। शॉर्ट कॉलम किसके कारण फेल होता है? वो आपका क्रशिंग के कारण फेल होता है, ठीक है। तो हम यूलर थ्योरी देखते हैं। यूलर ने क्या बोला? इसके कुछ एजम्पशंस है। क्या क्या एजम्पशंस है? कॉलम इज इनिशियली स्टेट एंड एक्सियली लोडेड। आपका कॉलम क्या इनिशियली स्टेट है? अच्छा, कॉलम बकल भी कर सकता है, ऐसे डिफ्लेक्ट कर सकता है, तो ये बोल रहा है कि इनिशियली है ना, वो आपका इनिशियली स्टेट होना चाहिए, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो गया, ओके। और जो वो उसमें लोडिंग कैसा होना चाहिए? ये आपका इनिशियली स्ट्रेट रहना चाहिए, और लोड आपका एक्सियली लोड रहना चाहिए। एक्सियली लोड के कारण क्या होता है? ये एक्सियली लोड के कारण बकलिंग होता है। और अगर आपका ट्रांसवर्स लोड लग रहा होगा, ट्रांसवर्स या लेटरल, तो वो आपका बेंडिंग करता है, ठीक है। तो एक्सियली लोड के कारण बकलिंग होगा, और ट्रांसवर्स लेटरल लोड के कारण आपका बेंडिंग होता है। किसके कारण फेल होता है? आपका लॉन्ग कॉलम बकलिंग के कारण, ठीक है। एक्सियली लोड के कारण फेल होगा। यूलर थ्योरी किसके एप्लीकेबल है? ओनली फॉर लॉन्ग कॉलम, जो कि बकलिंग, जो बकलिंग कैसे फेल होता है? बकलिंग आपका किसके कारण होता है? वो आपका एक्सियली लोडेड के कारण होता है, ठीक है। और जो आपका लेंथ है, ये आपका लेंथ है, वो बहुत बड़ा होगा इसके डायमेंशन से। क्रॉस सेक्शन आप सपोज आपका स्क्वायर है, बी है, डी है, या आपका सर्कुलर, तो उसका डायमीटर है जो भी है, तो जो भी आपका क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन है ना, तो एल उससे बहुत बड़ा होगा, चाहे बी एंड डी या जो भी बोल लो, या आपका कैपिटल ले लो, जो भी आपका डायमेंशन है उससे बहुत बड़ा होगा लेंथ। लॉन्ग कॉलम है ना, तो लेंथ तो बड़ा होना ही चाहिए, ओके। अब आपने दो लोड पढ़े, आपका एक्सियली लोड और आपका ये आपका लोड हो गया, या आपका बेंडिंग मूवमेंट हो गया। तो आपका एक्सियली
एक्सियली लोडेड है, उसके कारण क्या होता है बकलिंग, तो उससे जो स्ट्रेस होगा वो क्या होगा एक्सियल स्ट्रेस, दैट इज P बाय A। उससे क्या कॉज होगा, ये आपका क्रशिंग होगा, ठीक है। दूसरा है आपका मोमेंट M बाय Z, ये क्या होता है, ये आपका बेंडिंग स्ट्रेस, तो बेंडिंग स्ट्रेस इसके कारण किसके कारण होगा, ये आपका ड्यू टू बकलिंग, इसके कारण क्या होगा, ये आपका बकलिंग होगा, ठीक है, इसी के कारण फेल होता है। ओके अब क्रिटिकल लोड निकालेंगे, इफेक्टिव लोड निकालेंगे, तो ये होगा आपका पाई स्क्वायर ई मिन बाय एल स्क्वायर। ई मीन कौन सा, मिनिमम, ये ध्यान रखना, ये आपका मिनिमम है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस आता है ना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये आपका मिनिमम लेते हैं। एक बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो कुछ लोग क्या करेंगे, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहता है, तो एक आपका I1 और आपका I2, सपोज आपका I2 मिनिमम में रहेगा ना, तो सिर्फ I1 निकालेंगे, उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर गलत आएगा। ओके ये L क्या है, ये आपका अफेक्टिव लेंथ है। अच्छा इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, ये है आपका डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव जीरो बेंडिंग मोमेंट। जो आपका कॉलम है उसमें दो भी आपका जो नियरेस्ट दो भी जो पॉइंट रहेंगे जिसमें बेंडिंग मोमेंट क्या हो, जीरो हो, तो उस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे अफेक्टिव लेंथ, ठीक है। तो ये पाई स्क्वायर ई आई मीन बाय एल स्क्वायर। ओके इसके थ्योरी अगर आप कंफ्यूज हो रहोगे तो इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, मेन आपका ये फॉर्मूला है, ठीक है। आई तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, अब इफेक्टिव लेंथ है ये कैसे निकालेंगे, बेंडिंग में थोड़ी निकालते बैठे रहेंगे, तो उसके लिए क्या है, आपको जो कॉलम है उसके एंड कंडीशन चेक करना है ना। आपके सपोर्ट कौन सा है, सपोर्ट यहाँ पर कौन सा सपोर्ट है, यहाँ पर हिंज है, यहाँ पर भी हिंज है, तो ये हिंज में मूवमेंट क्या होता है, यहाँ पर तो जीरो होता है, यहाँ पर भी जीरो रहता है, तो L इज इक्वल टू आपका कैपिटल L, सपोज ये आपका कैपिटल L लेंथ का है, तो इफेक्टिव लेंथ क्या हो जाएगा, ये आपका कैपिटल L के इक्वल रह जाएगा, ठीक है, ये हुआ। अब आपके दोनों फिक्स्ड है, तो फिक्स में यहाँ पर तो दोनों जगह कपल रहेगा ना, तो यहाँ पर तो बेंडिंग मोमेंट जीरो नहीं होगा, तो कुछ यहाँ पर आगे में जीरो रहेगा, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये आपका स्मॉल l इज इक्वल टू L बाय 2 रहेगा। तो ये आपका सिंपल केस, दोनों में हिंज है तो कैपिटल L, दोनों में फिक्स है तो L बाय 2। अच्छा अब आपका क्या कर दिया, एक में फिक्स्ड है एक में हिंज है, तो दोनों में अलग अलग है, तो क्या होगा L बाई 2 तो था ना, L बाई 2 तो उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ पर क्या, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर बाई 2 है, तो बाई 2 तो कर दिया, लेकिन 2 को हटाना है तो आपका 1/2 ले लेंगे, लेकिन 1/2 किस में ले लिया, आपका पावर में ले, तो L बाई रूट 2, ठीक है। तो ये आपको याद करना, चाहे कैसे भी याद करो। बाद में बचा लास्ट है आपका कैंटिलीवर, कैंटिलीवर में यहाँ तो जीरो नहीं होगा, ठीक है, यहाँ कहाँ जीरो होगा, तो इसको प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे करके इधर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, तो स्मॉल l इज इक्वल टू होता है इसमें 2l, ये ध्यान रखना है आपको। तो ये चारों केसेस आपको याद रखना है। आपका सबसे सिंपल केस, दोनों में हिंज है तो दोनों में आपको पता है बेंडिंग मोमेंट जीरो होगा, तो स्मॉल l इज इक्वल टू कैपिटल हो गया। आपके दोनों फिक्स है तो यहाँ तो आपके कपल लगेंगे दोनों, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पर कहीं पर आपका जीरो रहेगा, ठीक है, तो ये कितना रहेगा, ये आपका L कैपिटल L बाय 2, ठीक है। एक जगह फिक्स्ड है एक जगह हिंज है, तो L इज इक्वल टू L बाई 2 होगा, उसका स्क्वायर रूट ले लो। और दूसरा आपका कैंटिलीवर, ये सबसे अलग है, एक जगह आपका कोई सपोर्ट ही नहीं है, कहीं सपोर्ट था क्या, सब जगह सपोर्ट है ना, यहाँ तो सपोर्ट ही नहीं है, तो तीनों में क्या था, ये आपका L बाई 2 L बाई रूट 2, तो यहाँ क्या कर देंगे, ये आपका 2L हो जाएगा, ठीक है। ओके ये सबसे अलग है तो ये 2L हो गया। ओके अब बोला गया कि आपको लोड ऑफ फिक्स एंड फिक्स, फिक्स एंड फिक्स मतलब दोनों जगह आपके फिक्स एंड है, और दूसरा आपका लोड, आपका एक लोड कहाँ पर, एक जगह फिक्स है और दूसरी जगह क्या है, फ्री है, तो ये क्या हो गया, ठीक है, दोनों को बना लेते हैं, ये आपका दोनों फिक्स हो गया, तो यहाँ पर स्मॉल l इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका L बाय 2 हो गया। दूसरा क्या हो गया, ये आपका कैंटिलीवर का केस हो गया, मतलब स्मॉल l इज इक्वल टू 2L हो गया, ठीक है। अब P इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है पाई स्क्वायर E इंटू आई मिन बाय L स्क्वायर, ये हो गया। तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर हो जाएगा। ये सब तो कांस्टेंट है ना, पाई स्क्वायर कॉमन, आई कॉमन, आई मिनिमम, ये भी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन अगर एंड कंडीशन आपका जो सपोर्ट रहेगा वो चेंज हो गया तो आपका इफेक्टिव लेंथ चेंज होगा, जिससे आपका क्या लोड चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जगह क्या लिख सकते हैं, फिक्स के जगह ये आपका सपोज L1 ले लेते हैं, ये आपका L2 ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका L1 का स्क्वायर, ऊपर क्या हो जाएगा L2 का स्क्वायर, ठीक है। L2 कितना है, ये आपका 2L का स्क्वायर, और ये आपका L1 L बाय कैपिटल L बाय 2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, L कैंसिल हो गया है ना, ये आपका क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका 16, डेट इज P फिक्स बाय P फिक्स फ्री इज, दोनों का रेशो लेंगे तो ये आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। सो वही आपको दिया जस्ट एज एन एग्जांपल, इसको मैंने बताया, ऑल दो क्वेश्चंस पे और डिस्कस करेंगे।
ठीक है। नेक्स्ट, अब जब हम यूलर के अजम्पशंस देख लिए, अब उसके कुछ लिमिटेशंस देख लेते हैं। अगेन यूलर किसके लिए एप्लीकेबल है? लॉन्ग के लिए, है ना, लॉन्ग कॉलम के लिए। लॉन्ग कॉलम फेल किसके कारण होता है? ये आपका बकलिंग के कारण फेल होता है। अब बकलिंग के कारण फेल हो रहा है मतलब ये नहीं कि आपका एक्सियल लोड नहीं लगेगा, ध्यान रखना है ना। ओके, अब आपको फॉर्मूला तो पता है, पी ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर आई इंटू आई मिन बाय एल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला पता है आपको, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो पी ई बाय ए इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई बाय एल स्क्वायर इंटू आई मिन बाय एरिया। तो पी बाई क्या हो जाएगा? ये तो आपका स्ट्रेस होता है ना, ठीक है, ये स्ट्रेस हो गया, ये सब क्या है, सॉरी ये आपका स्ट्रेस हो गया, है ना, सिग्मा ई हो गया, अफेक्टिव स्ट्रेस। ओके, पाई स्क्वायर ई बाय एल स्क्वायर, इसको एज इट इज लिख लेते हैं, पाई स्क्वायर ई या पाई स्क्वायर ई। आई मीन बाय ए क्या होता है? आई बाय ए, आई इज इक्वल टू एक्चुअली में होता है क्या है? ए आर स्क्वायर, वेयर आर इज रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ए बाय आई क्या हो जाएगा? ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर क्या, नीचे क्या है डिनोमिनेटर में एल, तो ये आपका है आर बाय एल का स्क्वायर, where r is equal to radius of gyration, l is equal to effective length. So ratio of radius of gyration in by effective length is equal to lambda, where lambda is equal to slenderness ratio, है ना, slenderness रेशियो। तो इसके क्या जगह क्या आ जाएगा? इसके जगह आपका लैम्डा आ जाएगा, ठीक है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, यहाँ एल बाय आर इज इक्वल टू होता है, एल बाय आर इज इक्वल टू लैम्डा, डेट इज स्लेंडरनेस रेशियो, ये आपका गलत है, एल बाय आर। तो क्या हो जाएगा? ये आपका पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर, तो सिग्मा ई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर। ये मैंने क्यों बताया, ठीक है, ये डराइव करके आ गया, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू लिखना चाहिए था मेरे को, स्लेंडरनेस रेशियो है, तो आप अपने नोट्स में लिख लेना ताकि बाद में भूल मत जाओ, ये आपका स्लेंडरनेस रेशियो, ठीक है। ओके, अब सपोज ये मैंने क्यों बताया, अब सपोज आपका माइल्ड स्टील है, माइल्ड स्टील में क्या आपको यील्ड स्ट्रेस तो पता है ना, यील्ड स्ट्रेस इज इक्वल टू यहाँ पर स्ट्रेस हो जाएगा, तो ये कितना, ये आपका माइल्ड स्टील में यील्ड स्ट्रेस कितना होता है? 250 MPa, ये तो आपको पता ही है, चाहे कोई भी स्टील ले लो, यील्ड स्ट्रेस कितना होगा? 250 MPa। ओके, उसका ई भी पता है, 2 × 10⁵ मेगा पास्कल, तो यील्ड स्ट्रेस 250 MPa हो गया, ई इज इक्वल टू 2 × 10⁵ मेगा पास्कल हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे ना, तो लैम्डा इज इक्वल टू सपोज 88 आ रहा है, सपोज क्या है 88 ही आ रहा है, आप लोग और चेक कर लेना, पॉइंट पे इधर उधर आ जाएगा। ओके, लैम्डा निकालने का मतलब ही क्या होगा? तो इससे ये क्या बोल रहा है, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू एल बाय आर, मतलब लैम्डा इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू एल। तो अगर लैम्डा लेस देन 88 रहा तो लेंथ कम हो जाएगा, अगर लैम्डा कम होगा तो लेंथ कम हो जाएगा, लैम्डा कम हो गया तो ये आपका शॉर्ट कॉलम हो जाएगा। तो लैम्डा कहाँ से पता चला, लैम्डा की वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू की, तो ये आपको इस फॉर्मूला से पता चला, मतलब ये आपका कब तक का वैलिड है? जब आपका लैम्डा ग्रेटर देन 88 है तभी वैलिड है, क्योंकि आपका क्या ये लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड है, और आपका लैम्डा स्मॉल देन 88 हो गया तो शॉर्ट कॉलम हो गया, तब ये फॉर्मूला वैलिड ही नहीं है। तो ये आपका तभी वैलिड है जब आपका लॉन्ग कॉलम हो। लॉन्ग कॉलम कब हो रहा है? जब लैम्डा ग्रेटर देन 88 हो, ठीक है। सो आपके शॉर्ट कॉलम में यूलर नॉट एप्लीकेबल और लॉन्ग कॉलम में ऑब्वियसली यूलर एप्लीकेबल होगा। फेल्यूर एनवेलप बनाए, सपोज ये आपका 88 है, 88 तक आपका कुछ, ये आपका क्या है लोड, ये आपका लोड क्या पी ई निकाले तो ये क्या होता है, ये आपका सिग्मा इंटू ए, ठीक है। तो लैम्डा के डिपेंड कर रहा है क्या? बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन होगा, ये आपका फर्स्ट क्या है, ये आपका शॉर्ट कॉलम है, 88 से कम क्या हो जाएगा? शॉर्ट कॉलम, 88 से बड़ा लॉन्ग कॉलम। तो इसमें आपका पी कैसे जाएगा? इसमें पी आएगा आपका पाई स्क्वायर ई आई मिन बाय एल स्क्वायर, या क्या लिख सकते हो, पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, P इज इक्वल टू पाई स्क्वायर ई बाय लैम्डा स्क्वायर। सो लैम्डा से इन्वर्सली वेरिएशन है इसका, ठीक है। तो जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा P आपका कम होते जाएगा। ये क्या, ये आपका हाइपरबोला है, ठीक है, ये आपका फेलियर एनवेलप हो गया। ओके, सो नेक्स्ट है आपका अनस्टेबल स्ट्रट्स कनेक्टेड बाय स्प्रिंग। स्ट्रट्स है वो अनस्टेबल है, लेकिन आपके किससे, स्प्रिंग से कनेक्टेड है, ठीक है। इसको थोड़ा अलग देख लेते हैं। अब ये मत सोचा स्ट्रट क्या है, कॉलम क्या है, आप तो बिल्कुल इसको थोड़ा एक सेकेंड, आप तो बिल्कुल सोच के चलना सपोज है कॉलम ही है ना, वैसे ही ट्रीट करना। ये आपका हिंज हो गया, ये आपका कनेक्टेड है स्प्रिंग से, ओके, ये आपका एक्सियल लोड हो गया। तो ये आपका एक्सियल लोड हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ये आपका डिफ्लेक्ट होने की कोशिश करेगा। इसको थोड़ा अलग से बना देते हैं, ये आपका इधर डिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये स्प्रिंग इधर खींचने की कोशिश करेगा ना, तो इसका आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, इसका
ये आपका पहले स्टेट बना लेते हैं, ये आपका P हुआ है ना। अब ये फोर्सेस लगेंगे इसमें, वो बाद में बनाते हैं। अब फोर्सेस कैसे लगेंगे ये देख लेते हैं। तो ये तो आपको फ्री बॉडी डायग्राम बन गया दोनों का, लेकिन बीच में तोड़े हैं तो कुछ आपका फोर्सेस भी लगेंगे ना। तो ये क्या है, ये तो इधर डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा, लेकिन ओरिजिनल आपको तो इधर ही रहना, तो फोर्स, इसको कोई फोर्स खींचेगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स रहेगा आपका F, ये आपको खींचने की कोशिश करेगा। अच्छा, ये अलग हो गया, तो स्प्रिंग तो वापस पीछे जाने की कोशिश करेगा ना जहां से अटैच है, लेकिन कोई खींचने की कोशिश करेगा, क्या आपका फोर्स खींचने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, ये आपका डेल। ठीक है, ये आपका डिफ्लेक्शन हो रहा है। ओके, लोड आप इधर पहुंच गया तो लोड आपका यहाँ पर लग रहा है, यहाँ ना लग के यहाँ पर लग रहा है, क्योंकि तो डिफ्लेक्ट हो गया ना फ्री बॉडी डायग्राम में। ओके, अब क्या करते हैं, सपोज ये आपका पॉइंट ए है, तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा, ये आपका हिंज है तो ये आपका जीरो रहेगा। ठीक है, सो आपके कौन कौन से मोमेंट लगेंगे, एक फोर्सेस के कारण, ये आपका फोर्स है, ये आपका फोर्स है, फोर्स है P इंटू मोमेंट क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, सपोज L का डिस्टेंस क्या, F इंटू L इज इक्वल टू, ये कौन सा डायरेक्शन, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा लोड क्या लगेगा, सॉरी ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरा मोमेंट आपके P के कारण, ये कौन सा डायरेक्शन, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन दोनों लोड के बीच का, ये लोड और इस पॉइंट का बीच का डिस्टेंस कितना है, डेल, तो ये क्या हो जाएगा P इंटू डेल, ये आपका मोमेंट हो गया। लेकिन आपका F क्या है, F तो फोर्स है ना, सपोज इसका स्टिफनेस है K, तो इसको क्या बोल सकते हैं, F इज इक्वल टू K इंटू डेल। ठीक है, डेल तो आपका डिफ्लेक्शन हो गया ना, तो K इंटू डेल। ठीक है, ओके, तो ये हो जाएगा, F की जगह क्या लिख सकते हैं, K इंटू डेल, प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं, इज इक्वल टू P इंटू डेल। सो डेल डेल आपका कैंसिल हो गया, सो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू L। तो आपको लोड कितना लग रहा है वो आप तो निकाल सकते हैं। ठीक है, ओके, लोड किस पर डिपेंड करेगा, ऑब्वियसली लेंथ पे डिपेंड करेगा, और आपका स्टिफनेस, आपका जो स्प्रिंग है ना उसका स्टिफनेस पे डिपेंड करेगा। स्टिफनेस क्या होता है, स्टिफनेस होता है लोड बाय आपका डिस्प्लेसमेंट, तो ये आ जाएगा F इज इक्वल टू K इंटू डेल। ठीक है, सो यहीं पर सॉल्व किया गया सेम आपका। सो यहाँ पर P इज इक्वल टू KL, मोमेंट निकाले A के अबाउट, इसका पहले तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इसको फोर्स इधर लाने की कोशिश करेगा, इसको फोर्स इधर लाने की कोशिश करेगा, तो इसका मोमेंट निकाले अबाउट A, तो आपका फोर्स A का आपका क्लॉकवाइज, P वाला आपका एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। F इंटू L इज इक्वल टू P इंटू डेल, लेकिन F क्या होगा, F इज इक्वल टू होगा K इंटू डेल, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आपका डेल डेल कैंसिल हो गया, तो P इज इक्वल टू KL आ गया। ठीक है, ये जस्ट मैंने एग्जांपल बताया, इसके 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसके ज़्यादा इतना क्वेश्चन पूछा नहीं है। ओके, ये डिस्कस कर लेंगे, ऑल्दो ये भी नहीं पूछा गया। जो स्प्रिंग्स है ना, इसके 2 टाइप्स रहेंगे, एक आपका सीरीज, पैरेलल। तो ये आपका सीरीज का केस हो गया, सब डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आपको क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल स्प्रिंग में कन्वर्ट करें, लेकिन आपका सबका अलग अलग स्टिफनेस है, तो इसका स्टिफनेस क्या होगा, तो ये होगा 1/ke, सपोज इसका स्टिफनेस है ke, सो 1/ke इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3। ठीक है, ये आपका सीरीज में हो गया। अगर आप पैरेलल में देखें तो सपोज आपका लोड है, ये सब आपके स्प्रिंग्स कनेक्टेड है, किस में कनेक्टेड है, आपके पैरेलल्स में कनेक्टेड है, तो आपको सिंगल में कन्वर्ट करें तो ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, सिर्फ एक ही स्प्रिंग आपको सपोर्ट दे रहा है, W को होल्ड करके रखा है, सो आपका अफेक्टिव या आपको रिजल्टेंट स्टिफनेस क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस K3। इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन क्या है, कुछ क्वेश्चन आए ही नहीं है, तो इसको मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। ठीक है, सो नेक्स्ट है आपका शॉर्ट कॉलम विथ इसेंट्रिक लोडिंग। तो आपका कॉलम क्या है, शॉर्ट, उसमें लोडिंग तो लग रहा है लेकिन इसेंट्रिक लोडिंग लग रहा है, मतलब आपका जो एक्सिस है उससे कुछ डिस्टेंस पे लग रहा है। कितने डिस्टेंस पे, ई डिस्टेंस पे लग रहा है, तो ये ई क्या हुआ, ये आपका इसेंट्रिसिटी हो गया। ठीक है, ई जो है ये आपका इसेंट्रिसिटी, और इसको क्या बोलेंगे, इसको हम इसेंट्रिक लोड बोलेंगे, इसेंट्रिक लोड। ठीक है, ओके, तो सपोज यहाँ पर कुछ लोड लगा है तो इसको हम एक्सिस पे ट्रांसफर करेंगे। एक्सिस में ट्रांसफर करें तो एक्सियल लोड तो एज इट इज हो गया, लेकिन वो क्या मोमेंट भी तो जनरेट करेगा ना। मोमेंट कितना होगा, ये आपका क्लॉकवाइज जनरेट करेगा, तो क्लॉकवाइज मोमेंट ले लेंगे। ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया, कितना, लोड इनटू डिस्टेंस दैट इज P, ये आपका क्लॉकवाइज मोमेंट हो गया। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपके 2 लोड लग रहा है, एक तो यूनिट लोड कॉन्सेंट्रेटेड लोड दैट इज P, और दूसरा मोमेंट दैट इज P। तो दोनों के कारण स्ट्रेसेस अलग अलग जनरेट होंगे ना, तो आपका जो आपका कॉन्सेंट्रेटेड लोड है उसके कारण डायरेक्ट स्ट्रेस रहेगा, एक्सियल लोड के कारण आपका डायरेक्ट स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, और जो आपका मोमेंट रहेगा उसके कारण आपका बेंडिंग स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये हो गया।
तो आपका यू कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, उसके कारण जो स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा वो तो डायरेक्ट आपका पी बाय, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस है ना, उसको जो निकालेंगे वो हम किससे निकालेंगे, वो बेंडिंग इक्वेशन से निकालेंगे। बेंडिंग इक्वेशन याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे, फॉर योर इंफॉर्मेशन आई एम इंजीनियर, ठीक है, ये हो गया। तो हमें ई बाय आर से मतलब नहीं है अभी, ये एम बाय आई इज इक्वल टू एफ वाई बाय वाई, हमें तो एफ चाहिए ना, तो एफ क्या हो जाएगा, एम बाय आई इंटू वाई। तो सपोज हमें एंड डिस्टेंस के लिए निकालना है यहाँ पर और यहाँ पर, एंड डिस्टेंस हो गया ना, तो y क्या हो जाएगा, ये y मैक्स हो जाएगा, डेट इज आई बाय वाई मैक्स इज इक्वल टू एम बाय जेड, आई बाय वाई मैक्स इज इक्वल टू जेड, ये आपका m बाय जेड हो गया, ठीक है। तो वही यहाँ पर m बाय जेड। अच्छा, ये हो सकता है पॉजिटिव या नेगेटिव, लेकिन आपका लोड अगर यहाँ पर लग रहा है, अगर यहाँ पर निकाले तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर आपका नेगेटिव हो गया। ओके, अब रिजल्टेंट देखेंगे तो दोनों को ऐड कर देंगे, दैट इज पी बाय ए प्लस माइनस एम बाय आई वाई इंटू एक्स मैक्स। एक्स मैक्स या वाई मैक्स अभी डिटेल में देखेंगे ये कौन सा लेना है, तो ये हो जाएगा पी बाय ए इज इक्वल टू प्लस माइनस एम बाय जेड वाई। यहाँ पर आपका प्लस रहेगा, यहाँ पर आपका माइनस रहेगा। प्लस क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपका प्लस है ना, प्लस रिप्रेजेंट, और यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेस है, डायरेक्ट स्ट्रेस क्या है, ये आपका कंप्रेसिव है, तो प्लस रिप्रेजेंट कर रहा है कंप्रेसिव को और माइनस आपका टेंशन, ठीक है, टेंसाइल को। ओके, अब यहाँ पर ये सपोज ये आपका बी में, ये आपका टॉप व्यू देख रहे हैं, ये जो था ना ये आपका फ्रंट व्यू था, इसीलिए आपको लोड ये आपका एरो दिख रहा है। सपोज आप टॉप व्यू देखें, टॉप व्यू में सिर्फ आपको पॉइंट दिखेगा, यहाँ पर लोड लग रहा है। अब आपका इफ ई इज अलोंग एक्स एक्सिस, ये इसेंट्रिसिटी किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो रोटेट किसके अबाउट करेगा, ये वाई एक्सिस के अबाउट बेंड होगा। तो हमें जो आई लेंगे ना वो आई वाई लेंगे, जिसके अबाउट बेंड हो रहा है वो आपका आई वाई लेंगे। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन ये करते हैं, एक गलती ये करते हैं, आई एक्स एक्स है उसके अबाउट निकाल लेते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत आ जाएगा। तो आपको आई वाई लेना है जिसके अबाउट आपका बेंडिंग हो, ठीक है। तो ये आपका आई वाई हो गया। फ्रॉम वाई एक्सिस एक्सट्रीम फाइबर डिस्टेंस इज एक्स मैक्स इज इक्वल टू डी बाई टू। अब हमें जो एक्स डिस्टेंस लेना है वो हम वाई वाई एक्सिस से लेंगे, तो ये तो एक्स एक्सिस में डिस्टेंस रहेगा, तो ये आपका एक्स मैक्स हो जाएगा। तो हम प्रीवियस इक्वेशन में लिखे थे ना एक्स मैक्स, ये तभी का एक्स मैक्स। अगर आपका बेंडिंग एक्स एक्स एक्सिस रहता तब हम क्या लेते, तब हम वाई मैक्स से ले लेते, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स मैक्स कितना हो जाएगा टोटल, अगर डी है ये तो ये हो जाएगा आपका डी बाई टू। ओके, कॉलम फेल्स सडनली इफ टेंशन डेवलप। ये कॉलम क्या है, ये तो आपका कंप्रेशन मेंबर है ना, कंप्रेशन मेंबर ऑब्वियसली कंप्रेसिव फोर्स ही ले पाएगा। टेंशन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा तो आपका ये फेल कर जाएगा। तो आपका जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हुआ सिग्मा आर, ये आपके टेंशन में नहीं आने चाहिए। अच्छा, जो प्लस था वो आपका कंप्रेसिव था, ठीक है। ये आपका पी क्या है, ये आपका एम है, तो मैंने यहाँ पर पी लिख दिया। ये आपका प्लस था, ये आपका कंप्रेशन था, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा, ये आपका टेंशन हो जाएगा। तो ये वैल्यू सिग्मा नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पी बाई ए इज शुड बी ऑलवेज बी ग्रेटर देन पी बाई जेड। तो आपका पी बाई ए हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए, तभी आपका कंप्रेसिव हो सकता है। जीरो हो जाएगा तो चलेगा, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा तो चलेगा, इक्वल टू हो जाएगा चलेगा, आपका जीरो रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उससे ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ओके, अगर जैसे जैसे ई की वैल्यू बढ़ाएंगे तो ये क्या करेगा, अब सिर्फ नेगेटिव, पॉजिटिव वाला छोड़ दो, पॉजिटिव वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका नेगेटिव देखेंगे पी माइनस जेड, तो ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा इक्वल टू हो जाएगा। ये आपका पी बाई ए ग्रेटर देन को तब तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर ई को बढ़ा दिए तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वाला पोर्शन बढ़ेगा, तो आपका पूरा नेगेटिव आ सकता है। तो ई की कोई लिमिटिंग वैल्यू रहेगी ना, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो इसको निकालेंगे तो क्या, दोनों को जीरो इज इक्वल टू जीरो पुट करें तो पी बाई ए माइनस एम बाई जेड वाई इज इक्वल टू जीरो, या पी बाई ए माइनस पी बाई जेड वाई इज इक्वल टू जीरो। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए क्या हो जाएगा बी डी, जेड क्या हो जाएगा किसके अबाउट, वाई के अबाउट, तो इसके पैरेलल क्या, ये आपका सपोज बी है तो ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर बाय सिक्स, जेड हो जाता है बी डी स्क्वायर बाय सिक्स, आई होता है बी डी क्यूब बाय 12, जेड होता है बी डी स्क्वायर बाय सिक्स। ये हम निकाल चुके हैं। तो पी कैंसिल हो गया, ये बी डी, ये एक बी और ये आपका डी स्क्वायर का डी कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस ई बाई डी बाई सिक्स इज इक्वल टू जीरो, डेट इज ई इज इक्वल टू डी बाई सिक्स। ये आपका ई मैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब ई इससे अगर ग्रेटर हो रहा है तो सिग्मा आर क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव आ जाएगा। तो ई आर सॉरी ई मैक्स आपका ई मैक्स तो आपका डी बाई सिक्स है, तो आपका जो ई है ना शुड ऑलवेज बी लेस देन इक्वल टू डी बाई सिक्स, ठीक है। ये हुआ, तो इसको अगर हम ड्रॉ करें, ये आपका रेक्टेंगुलर है, ये आपके एक्सिस है, एक्स एक्स, इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं सेकंड। ये आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हुआ,
ये आपका वाई वाई हो गया, ये आपका एक्स एक्स हो गया, ठीक है। तो अब आपका ई बनाएंगे, ई मैक्स यहाँ से डी बाई, सपोज ये आपका डी बाय, ये टोटल आपका डी है, तो ये कितना होगा यहाँ से यहाँ तक, ये आपका डी बाई 6 होगा। सिमिलरली सेंटर से यहाँ तक ये भी आपका डी बाई 6 हो गया, ये होगा। अब टोटल ये आपका क्या है, बी है, तो ये कितना, यहाँ से ऊपर कितना हो जाएगा, ये आपका बी बाई 6, सिमिलरली नीचे कितना हो जाएगा, बी बाई 6, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका सब ज्वाइन करेंगे तो ये आपका कुछ क्वाड्रिलेटरल आएगा ना, तो इसको बोलेंगे हम कोर कर्न, है ना, कोर कर्न, इसको हम बोलेंगे कोर कर्न। यहाँ पर भी दिया है कोर कर्न। ये आपका होता है मिडिल थर्ड रूल। क्यों मिडिल थर्ड रूल, ये आपका यहाँ से यहाँ डी बाई 6 है, यहाँ से यहाँ डी बाई 6 है, टोटल कितना हो जाएगा, डी बाई 6 प्लस डी बाई 6 डेट इज डी बाई 3, तो ये आपका मिडिल थर्ड रूल हो गया। यहाँ पर 3 आ रहा है ना, तो मिडिल थर्ड रूल, ठीक है, ओके। अब एज लॉन्ग एज कॉलम लोड, अब इसका कर्न का मतलब क्या हुआ, ई आपका मैक्सिमम क्या है, डी बाई 6, मतलब इससे बाहर कोई एरिया जाएंगे तो ई ग्रेटर हो जाएगा डी बाई 6 के, ग्रेटर हो गया तो सिग्मा नेगेटिव हो गया ना, मतलब अगर लोड इसके बाहर लग रहा है तो आपका टेंशन डेवलप होगा, इसके अंदर लग रहा है तो टेंशन डेवलप नहीं होगा। तो यहाँ पर बोला गया एज लॉन्ग एज कॉलम लोड इज इन द मिडिल थर्ड जोन देयर इज नो टेंशन इन द कॉलम, कॉलम में टेंशन नहीं होगा, लेकिन जैसे ही इसके बाहर गया तो कॉलम में टेंशन डेवलप हो जाएगा, ओके। सपोज एरिया ऑफ कोर निकालें, एरिया अगर सपोज ऊपर का निकालें, है ना, ऊपर ट्राइंगल का, तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना होगा, डी बाई 3, ये निकाले, हाइट कितना है, ये आपका बी बाई 6, तो ये आपका बी बाई 6 हो गया। लेकिन ये तो ट्राइंगल का हो ना, पूरे का ये निकालेंगे तो इंटू 2 करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये आपका हो गया, तो ये हो जाएगा आपका बी डी बाई 18, ये आपका बी डी बाई 18 हो गया। एरिया ऑफ कोर इज इक्वल टू बी डी बाई 18, ठीक है। सो ए जी बाई 18, ग्रॉस एरिया बाई 18, ठीक है। एजी क्या हो गया, पूरे का ग्रॉस एरिया, ओके। इसका आप याद नहीं करेंगे या निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस एक पॉइंट बताना है, वो भी आप ध्यान रखेंगे तो भी चलेगा, ओके। अब वो था रेक्टेंगुलर के लिए, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन। अब है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, तो उसमें मिडिल फोर्थ रूल लगता है। मिडिल फोर्थ रूल मतलब जो ई रहेगा डी बाई 8 रहेगा, ठीक है, ई इज इक्वल टू डी बाई 8। तो अगर आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन बनाए और यहाँ से यहाँ तक देखें तो ये कितना होना चाहिए, ये आपका डी बाई 4 होना चाहिए। मिडिल फोर्थ रूल है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका डी बाई 4, तो ये कुछ ऐसा आपका कोर कर्न बन जाएगा। तो एरिया ऑफ कोर क्या हो जाएगा, ये आपका टोटल डी बाई 4 है ना, तो कितना हो जाएगा, एरिया का होता है पाई आर स्क्वायर, आर या यहाँ पर डी लेना है, डायमीटर लेना है, तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो पाई बाई 4 इंटू डी बाई 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब इसको निकालेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आएगा आपका पाए डी स्क्वायर बाय 4 बाय 1 बाय 16, ये 4 का स्क्वायर 16 और ये 4 इधर ले लिए। लेकिन ये क्या, ये तो आपका टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ सर्कल है ना, तो ये क्या हो जाएगा ए जी बाय 16, ठीक है, यही यहाँ पर लिखा गया ए जी बाय 16, ओके। तो सर्कुलर में क्या था, ए जी बाय 16, आपका रेक्टेंगल में क्या था, ये था आपका ए जी बाय 18। टोटल में एरिया किसका ज़्यादा है, सर्कुलर में एरिया ज़्यादा ना, एरिया ऑफ कोर इन सर्कुलर इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ कोर इन रेक्टेंगुलर। अब ये मत बोलना दोनों में से ज़्यादा क्या है, इतना तो बेसिक है, पता होना चाहिए। कोर का एरिया ज़्यादा है सर्कुलर में, मतलब आपका चांसेस ज़्यादा है कि यहाँ पर टेंशन डेवलप नहीं होगा, ज़्यादा एरिया है ना कोर का, तो कोर के अंदर है तो आपका टेंशन डेवलप नहीं होगा। जब कोर का एरिया ज़्यादा है तो टेंशन ना होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है, ओके। तो आपका प्रेफर क्या करेंगे, जब भी कॉलम लेते हैं, आपका जब भी शॉर्ट कॉलम लेते हैं, शॉर्ट कॉलम ये किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये हम शॉर्ट कॉलम के लिए पढ़ रहे हैं, शॉर्ट कॉलम विथ इसेंट्रिक लोडिंग। तो ये जब भी आप शॉर्ट कॉलम डिस्कस करेंगे तो उसमें प्रीफर करेंगे कि आपका सर्कुलर क्रॉस सेक्शन हो, ताकि टेंशन डेवलप ना हो। टेंशन डेवलप क्यों ना हो, क्योंकि एरिया ऑफ कोर ज़्यादा है, एरिया ऑफ कोर ज़्यादा है तो हो सकता है जो लोड है ना वो कोर के बाहर नहीं जाए। जब कोर का एरिया ज़्यादा है तो कोर के अंदर ही रहेगा ना, कंपेरिजन टू रेक्टेंगल, ठीक है, तो इसलिए प्रेफर करेंगे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ओके। लास्ट टॉपिक है आपका शियर सेंटर। ऑल्दो इसको डिस्कस कर चुके हैं, डिस्कस नहीं किए हैं, आपके क्वेश्चंस देख चुके हैं, तो क्वेश्चन से भी आपको क्लियर हो गया होगा कि होता क्या है, ठीक है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, इसका थ्योरी डिस्कस नहीं किए थे, ये देख लेते हैं। सो इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल सेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू लोडिंग एक्सिस, टॉर्शन डेवलप्स अपार्ट फ्रॉम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। अगर अनसिमेट्रिकल सेक्शन है तो टॉर्शन डेवलप हो सकता है, टॉर्शन डेवलप हो सकता है लेकिन
अपार्ट फ्रॉम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट तो डेवलप होगा ही होगा, टॉर्शन भी डेवलप हो सकता है अनसिमेट्रिकल सेक्शन में। इवन दो अगर लोड फिर भी पास करे सेंट्रॉइड से, अगर लोड सेंट्रॉइड से पास कर रहा है तो टॉर्शन भी डेवलप हो सकता है इसके अलावा अनसिमेट्रिकल सेक्शन में। तो टॉर्शन डेवलप हो रहा है, तो टॉर्शन डेवलप नहीं करना है, फॉर टॉर्शन इज इक्वल टू 0, तब क्या करना पड़ेगा, लोड शुड पास टू द शियर सेंटर, लोड को शियर सेंटर से पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी ये नहीं आएगा कि शियर सेंटर निकालो। हाँ, एक कोई स्टैंडर्ड ऑल्दो क्वेश्चन डिस्कस किए उसमें ये पूछा गया है कि एक सेक्शन है वहाँ पर सी सेंटर कहाँ लाई कर रहा है, वो अलग चीज़ है, लेकिन कभी आपको डिस्टेंस नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, सो जो क्वेश्चन पूछा गया सिर्फ उसी का देखेंगे और इतना कुछ डिटेल में जाएंगे तो शियर सेंटर में लोड पास करेंगे तो आपका टॉर्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। सो इसमें इतना ही पार्ट था। सो थैंक यू वेरी मच।